रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 6। मनुष्य के दोनों कानों में कुल मिला के 6 हड्डियां होती हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती है तो आपका आंसर 3 होगा। ठीक है, अगर वैसे पूछा जाए कि दोनों कानों में कितनी हड्डियां होती है तो आपका आंसर 6 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि मनुष्य के जो कान होते हैं उसमें 3 हड्डियां होती हैं। ये 3 हड्डियों का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो 3 टाइप की हड्डियां होती हैं उनका नाम मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एक होता है इनकस, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। दूसरा होता है मालेयस, तीसरा होता है स्टेप्स। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो बोन होता है, सबसे छोटी जो हड्डी होती है, उसका नाम क्या होता है? तो आपका आंसर होगा उसका नाम स्टेप्स होता है। ठीक है, जो कि हमारे कानों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है आपसे कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, ये कहां पर पाया जाता है? आपका आंसर हमारे कानों में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा मसल्स यानी सबसे छोटी जो पेशी होती है, या बोल दो सबसे छोटी जो मसल्स होती है, वो कहां पर पाई जाती है? तो भी आपका आंसर होगा हमारे कानों में पाई जाती है और इसका नाम है स्टैपेडियस। ठीक है, स्टैपेडियस जो कि सबसे छोटी पेशी है या बोलो सबसे छोटा मसल है, ये भी हमारे कानों में पाया जाता है। तो जितनी भी मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए क्रायोमीटर। क्रायोमीटर वो ऐसा यंत्र है जिससे कि हम लो टेम्परेचर या बोल सकते हो कम तापमान को मापते हैं। फ्रेंड, इससे हम -1000 डिग्री केल्विन तक का टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है, इस यंत्र के द्वारा। यंत्र का नाम क्या है? क्रायोमीटर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और पूछा जाता है कि वह कौन सा यंत्र है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को यानी बहुत ज़्यादा तापमान को मापते हैं? तो आपका आंसर पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा तापमान जो होता है उसको मापते हैं, जैसे कि सोलर रेडिएशन हो गया, या फ्रेंड्स कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो भट्टी होती है ना, जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसको भी हम पायरोमीटर के द्वारा ही मापते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे होता है, क्या पूछा जाता है, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था कि जो हमारे कान होते हैं इसका सुनने के अलावा और क्या काम होता है? तो आपका आंसर होगा बैलेंसिंग का। मतलब बॉडी की जो बैलेंसिंग है ना फ्रेंड्स, वो हमारे कानों द्वारा ही होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य और तारों पे जो फ्रेंड्स ऊर्जा का स्रोत होता है ना, उसका मेन रीजन होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो हीलियम में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा घुमा के दिया गया था। आप ज्यादातर कहीं पे भी पढ़ते होंगे ना, आप पढ़ते होंगे नाभिकीय संलयन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नाभिकीय संलयन पढ़ते होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नाभिकीय संलयन, या फिर आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है इसके द्वारा तो सूर्य और तारों पर ऊर्जा पैदा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या नाभिकीय संलयन होता है ना, इसमें पता है क्या होता है, जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो हीलियम में चेंज होते हैं। तो दोनों चीज एक ही है। ठीक है, बट यहाँ पे घुमा के पूछा गया था कि घुमा के दिया गया था कि हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन ही सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में चेंज होता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि देखो, जो ड्यूटेरियम होता है ना, ड्यूटेरियम क्या है, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। ठीक है, ड्यूटेरियम, या फिर हम एक ले लो आप ट्रीटियम। ठीक है, ट्रीटियम ये भी इसी का आइसोटोप है हाइड्रोजन का। इसको हम फ्यूज करवाते हैं। ठीक है, फ्यूज करवाते हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आपस में हिट करवाते हैं। फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है जब फ्रेंड्स ये ब्रेक होगा ना, तो ये ब्रेक होगा एक हीलियम में। ठीक है, हीलियम में ब्रेक होगा और साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी साथ में एनर्जी रिलीज होगी और साथ में न्यूट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन था ये कन्वर्ट किस में हुआ? हीलियम में कन्वर्ट हुआ। तो यही हमारा आंसर था कि हाइड्रोजन का जो हीलियम में परिवर्तन होता है उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं या नाभिकीय संलयन कहते हैं, और इसी के द्वारा सूर्य पर एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, यानी सूर्य पर ऊर्जा पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, ये जो हर्ट्ज है ना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? तो आपका आंसर होगा हर्ट्ज जो होती है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। और फ्रेंड्स, हम फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना। और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज।
ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको हर्ट्स, और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं HZ से। और जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को फोटोवोल्टिक सेल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी भी बोलते हैं। ऐसी एनर्जी यानी ऐसी ऊर्जा जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, या बोल सकते हो सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये था कि ये जो सूर्य से मिलने वाली जो सौर ऊर्जा होती है इसको अगर हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं तो उस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर फोटोवोल्टिक सेल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने छतों के ऊपर देखा होगा सोलर पैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, सोलर पैनल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कुछ ब्लैकिश टाइप की ग्लास शीशे के होते हैं ना, ये एक तरह का फोटोवोल्टिक सेल ही होता है जो कि सूर्य से एनर्जी लेता है, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है उसको बदल देता है ये विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देता हूँ। आपने कैलकुलेटर देखे होंगे, आपके घर में जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर की यहाँ पे स्क्रीन होती है, उसके नीचे फ्रेंड्स एक काले रंग का छोटा सा शीशा लगा होता है, शीशा सा कुछ लगा होता है। ये भी एक तरह का फोटोवोल्टिक सेल ही होता है जो कि जब इसे आप धूप में रखोगे आपका जो मतलब कैलकुलेटर है ये चार्ज हो जाएगा। तो ये भी फोटोवोल्टिक सेल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण यानी जिसे कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं का मान जो होता है 0 होता है। फ्रेंड्स एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको याद रखना। उस रिलेशन के कारण ही जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व के कारण जो त्वरण है पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। फ्रेंड्स वो जो रिलेशन है वो है G इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है, या बोल सकते हो जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, G इज इक्वल टू बड़ा G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस रिलेशन को जब फ्रेंड्स आप डिराइव करोगे ना तो आपको ये पता लग गया कि जो गुरुत्व के कारण त्वरण जो होता है पृथ्वी के केंद्र पर 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र जिसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं का SI इकाई क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र जिसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसकी जो SI इकाई होती है वो टेस्ला होती है। और फ्रेंड्स कभी कभी अगर आपको एग्जाम में चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो SI यूनिट है टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर जिसे कि हम WB पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, ये दिया हो तो ये भी सही है। ठीक है, वेबर को हम WB से लिखते हैं और मीटर को M से लिखते हैं, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है ये भी चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की SI यूनिट होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो है एक एग्जाम ओरिएंटेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए डाल्टन। डाल्टन वैज्ञानिक जो थे इन्होंने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया था। और फ्रेंड्स पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत होता है इसे एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई थी परमाणु, परमाणु को फ्रेंड्स हम एटम भी बोलते हैं। ठीक है, एटम भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एटम होता है यानी जो परमाणु होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो परमाणु होता है इसके अंदर प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है यानी माइनस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जिसे कि हम नाभिक भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है? फ्रेंड्स इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो एटम होता है यानी परमाणु होता है इसके अंदर प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया, और मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है उसे डाल्टन वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना इस टाइप का, ये बस बेसिक है, बस आपको समझना है इसमें, ठीक है। इसी से इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। इसका जो फ्रेंड्स सही आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी है, 24 है। अब कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखो Fe की बात हो रही है, Fe क्या होता है? Fe होता है आयरन, ठीक है, आयरन का सिंबल Fe होता है। Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन है, 26 प्रोटॉन मतलब किसी भी अगर कोई भी हमारे पास एलिमेंट है या तत्व है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे ना फ्रेंड्स वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। यानी हमें इससे ये पता लगा कि जो Fe है इसका जो परमाणु क्रमांक है यानी एटॉमिक नंबर है जिसको कि हम Z से लिखते हैं वो है 26, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी कि हमें ये भी पता लग गया कि जो Fe है इसके अंदर 26 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर से समझना, जितना जो उसका परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि जो Fe है इसका परमाणु क्रमांक अगर 26 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 26 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 26 होंगे, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया। अगर हमसे एग्जाम में ये पूछा जाता कि Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 26 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा। अगर पूछता कि Fe के नाभिक में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब आपका आंसर 26 ही होगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है Fe2+ की, यानी कि Fe2+, ऐसे लिखते हैं Fe2+ को, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है बताओ कि Fe2+ आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अकेला Fe दिया होता तो हम 26 लिख देते, लेकिन यहाँ पे Fe2+ की बात हो रही है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस लिखा है ना मतलब इसमें 2 की कमी है, ठीक है। पहले 2 की कमी है, 26 इलेक्ट्रॉन होने थे, ठीक है, लेकिन जब Fe2+ में 2 की कमी है तो यानी कि 26 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 24 होगा। अगर यहाँ पे Fe2- का होता तब जो 26 इलेक्ट्रॉन है उसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो यानी 28 हो जाता, तब हमारा आंसर डी होना था। लेकिन यहाँ पे Fe2+ की बात हो रही है तो यानी कि 26 इसका मतलब ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन है लेकिन 2 की कमी है इसके ऊपर क्योंकि प्लस लगा हुआ है, प्लस का मतलब है कमी, ठीक है। तो यानी 26 में से 2 मैंने माइनस कर दिया, कितना हो गया? 24, तो मेरा आंसर 24 हो गया। फिर जितनी भी मैंने आपको इसमें चीज़ें बताई है ना सभी क्वेश्चन अपने आप में बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका आंसर 26 ही होगा। Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो भी 26 होगा क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, ठीक है। Fe की बात हुई थी, Fe2+ पूछा इसने, मैंने आपको कहा कि 2 की कमी है तो मैंने 26 में से 2 माइनस कर दिया यानी 24 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3+ लिखा होता, ठीक है, Fe3+ लिखा हो तो मैं 26 में से फिर 3 माइनस करता, ठीक है। ये तो बात हो गई प्लस की। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे समझाया माइनस वाला कि अगर Fe2- पूछता तो यानी कि माइनस लगा हुआ है मतलब इसमें 2 ज़्यादा है तो हम 26 में 2 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर 28 हो जाता, ठीक है फ्रेंड। ये जितने भी कंसेप्ट बताए हैं आपने ध्यान से समझना है, कहीं पर नोट्स बना लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें कंसेप्ट से समझाऊंगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा उसका द्रव्यमान संख्या 36 है, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। फिर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई तत्व है, उसका जो परमाणु क्रमांक को मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं और इसको हमेशा हम लिखते हैं बड़े Z से यानी कैपिटल Z से। तो हमें दे रखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं किससे, बड़े Z से, यानी वो दे रखा है हमें 17, तथा द्रव्यमान संख्या 36 है। द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास नंबर, क्या बोलते हैं, मास नंबर, जिसको कि हम कैपिटल X से लिखते हैं। यानी कि हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान संख्या कितना, जिसको कि हम X से लिखते हैं, ये दे रखा है हमें 36। तो पूछा है कि तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आप फ्रेंड ध्यान से समझना, देखो हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है 17 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो तत्व है उसमें जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमसे पूछा होता कि बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तब आपका आंसर कितना होता, 17 होता। यानी जो परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन भी कितना होता, 17 होता। अगर हमसे पूछा होता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी तत्व है, अगर हमें उसमें से न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है मतलब फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है
टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू जो उसका द्रव्यमान संख्या होगा, ध्यान सुनना, जो उसका द्रव्यमान संख्या जिसको कि हम x से लिखते हैं उसमें से हम माइनस करेंगे उसका परमाणु क्रमांक। यानी कि यहाँ पे 36 क्या था हमारा द्रव्यमान संख्या, 36 में से जब आप उसका परमाणु क्रमांक यानी 17 माइनस करोगे उतना उसमें न्यूट्रॉन होगा। यानी जब 36 में से 17 माइनस करोगे कितना आएगा, ऑप्शन ए 19 आएगा। यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितने थे, 19 थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो इसमें मैंने आपको सब कुछ ही समझा दिया। अगर परमाणु क्रमांक दे रखा है, परमाणु क्रमांक से हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और प्रोटॉन मिल जाएंगे, ठीक है। मैं जो परमाणु क्रमांक हो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो हमारा आंसर 17 हो जाता अगर हमसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पूछा होता, लेकिन पूछा गया था क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया कि द्रव्यमान में से जब आप परमाणु क्रमांक को घटा दोगे उतना ही उसमें न्यूट्रॉन होगा, यानी कि x माइनस जेड करेंगे, यानी द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक जब घटाएंगे तो 19 आया हमारा आंसर, और ये हमारा न्यूट्रॉन की संख्या थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है तथा उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान क्या होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए बढ़ेगा। यदि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो घटती है और उसका जो द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान होगा वो बढ़ेगा। फ्रेंड देखो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है G इज इक्वल टू बड़ा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसमें जो छोटा वाला g है ये वाला, यही है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। तो इसने हमें ये बोला है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है, ठीक है, त्रिज्या क्या होता है, रेडियस होता है, यानी फिर ये जो नीचे वाला है ना r, यही त्रिज्या है, ठीक है, ये आर स्क्वायर है, यही त्रिज्या है। तो आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो g है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, त्रिज्या के यानी रेडियस के। अगर रेडियस कम होगा तो जो ये जो g है यानी गुरुत्वीय त्वरण है ये बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 1/r लिखा है ना मैंने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला गया था, यहाँ पे यही बोला गया था यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है यानी जो r कम होगा तो g पे क्या फर्क पड़ेगा, तो g पड़ेगा, बढ़ेगा वो, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर r बढ़ेगा तो ये जो g है ये कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन हमें यहाँ पे दिया गया था कि अगर r कम होता है तो g पे क्या फर्क पड़ेगा, g जो है बढ़ेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो बढ़ेगा। यही हमारा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक बार सभी क्वेश्चन फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि पहले आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। समझे, देखो रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसको हम रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया कि किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, आपका आंसर होगा गीगर मूलर काउंटर। गीगर मूलर काउंटर द्वारा हम रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हुई है रेडियो एक्टिविटी की यानी रेडियो एक्टिविटी की। इसकी डेफिनेशन होती है फ्रेंड्स, ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें कि अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस का एमिशन होता है, ठीक है। मतलब रेडियो एक्टिविटी में से अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती हैं और गामा रेज निकलती हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपका आंसर होगा बैक्यूरल, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। बैक्यूरल जो है ये रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी नॉन एसआई यूनिट यानी कि वैसे यूनिट क्या होती है, तो क्यूरी भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह, भूस्थिर उपग्रह को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, की ऊंचाई कितनी होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी 36,000 किलोमीटर या आप बोल सकते हो 35,800 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है भूस्थिर उपग्रह की यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताया 35,800 किलोमीटर। कभी कभी आपको एग्जाम में 36,000 किलोमीटर भी दे देंगे, ठीक है। दोनों आपने याद रखना है। अब यहाँ पे बात हुई है उपग्रह की। तो देखो हमारा पृथ्वी जो है ये हमारा पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ना उपग्रह चक्कर लगाते हैं। मतलब एक बॉडीज होती हैं हेवनली बॉडीज जो कि पृथ्वी के चक्कर लगाती है, इन्हीं को हम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे भी पूछा जाता है कि ये फ्रेंड्स, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है यानी भू स्थिर उपग्रह है, इसका जो फेस है ना वो हमेशा पृथ्वी के मतलब कि सामने ही क्यों रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये घूम रहा है इसकी तरफ, लेकिन इसका जो फ्रेंड्स फेस है ना, मतलब इसका जो फेस है ये हमेशा पृथ्वी की तरफ ही क्यों रहता है। तो इसका आंसर पता क्या होगा फ्रेंड्स, देखो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूमता है और ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। अब जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है, ठीक है, जितनी स्पीड पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की है ना, उतनी ही स्पीड से ये जो उपग्रह है पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो आप सोच के देखो कि दोनों की अगर स्पीड बराबर है तो दोनों का जो फेस होगा वो तो आमने सामने ही रहेगा ना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन, जिसे कि हम धोवन यंत्र भी बोलते हैं,